इमेजिन कीजिए एक ऐसी सुबह जहां पूरे इंडिया के इन्वेस्टर्स की सांसें थमी हुई थी। डेट थी जुलाई 23, 2021। दलाल स्ट्रीट पर एक ऐसी कंपनी अपना डेब्यूट करने जा रही थी जो हर मिलेनियल और जेन जेड के स्मार्टफोन का एक अनमोल हिस्सा बन चुकी थी। जब ज़ोमैटो का आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मार्केट में आया तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और ओल्ड स्कूल एनालिस्ट्स का कहना था कि ये एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप है, इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन जब एक्सचेंज पर बेल बजी तो जो रिजल्ट निकल कर आया उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। ज़ोमैटो का शेयर 76 रुपीज़ के इशू प्राइस से सीधा 116 रुपीज़ पर लिस्ट हुआ, एक मैसिव 53% प्रीमियम के साथ। और देखते ट्रेडिंग के पहले हाई दिन ज़ोमैटो की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख रुपीज़ करोड़ के मार्क को क्रॉस कर गई। ये सिर्फ एक सिंगल स्टार्टअप की सक्सेस नहीं थी, बल्कि पूरे इंडियन टेक इकोसिस्टम के लिए एक वैलिडेशन था कि यस, इंडियन कंज्यूमर टेक यूनिकॉर्न्स कैन लिस्ट ऑन पब्लिक मार्केट्स एंड विन बिग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गुरुग्राम के एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुई ये जर्नी, जहां फाउंडर्स खुद रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर मेन्यू स्कैन करते थे, वो 1.95 लाख रुपीज़ करोड़ से 2.2 लाख रुपीज़ करोड़ की कंपनी कैसे बनी? कैसे दीपिंदर गोयल ने फूडीबे को ज़ोमैटो बनाया और फिर स्विगी और उबेर ईट्स जैसे ग्लोबल जायंट्स के साथ बर्न टू अर्न की जंग लड़ी? आज हम इस एग्जॉस्टिव रिपोर्ट में ज़ोमैटो के जीरो से लाख करोड़ तक के सफ़र का पोस्टमार्टम करेंगे। हम इसके कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल्स, रिस्की पिवट्स, बिलियन डॉलर एक्विजिशंस और डिलीवरी पार्टनर स्ट्राइक्स जैसे कंट्रोवर्सीज को डिटेल में समझेंगे। ज़ोमैटो की लिस्टिंग ने प्रूव किया कि रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल जायंट्स दोनों हाई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी ड्रिवन कन्वीनियंस पर बेट लगाने के लिए तैयार हैं। ये माइलस्टोन आसान नहीं था, इसके पीछे 13 साल की स्ट्रगल, मैसिव लॉसेस और रिलेंटलेस एग्जीक्यूशन का हाथ था। सेक्शन 1, द इंक्यूबेशन, बेन और कंपनी का कैफेटेरिया और मेन्यू की लाइन। ज़ोमैटो की शुरू किसी फैंसी गराज या हाईटेक लैब में नहीं हुई थी, बल्कि एक रोज़ाना की कॉर्पोरेट इनकन्वीनियंस से हुई थी। 2008 की बात है। दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा, दोनों हायर आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट्स थी और बेन और कंपनी, गुरुग्राम में सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। दीपिंदर 2005 बैच के ईशन थी और उनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में था। लंच ब्रेक के वक्त बेन के कैफेटेरिया में मेन्यूज़ देखने के लिए लंबी लाइन लगती थी। हर कोई वही पुराने पेपर मेन्यूज़ फ्लिप कर रहा होता था, जिससे बहुत टाइम वेस्ट होता था और लोग अक्सर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे। दीपिंदर ने नोटिस किया कि अगर ये मेन्यूज़ डिजिटाइज हो जाएं, तो लोग अपने डेस्क से हाई डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें क्या खाना है और फ़ोन पर ऑर्डर दे सकेंगे। उन्होंने अपने कॉलीग और दोस्त पंकज के साथ मिलकर बेन के इंटरनेट पोर्टल पर मेन्यूज़ स्कैन करके अपलोड करना शुरू किया। उन्होंने एक इंटरनल वेबसाइट बनाई जहां कलीग्स ईजिली एक्सेस कर सकें। इसका रिस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त रहा कि वेबसाइट पर ट्रैफिक मैसिव बढ़ गया। ये वही मोमेंट था जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ एक कंपनी के कैफेटेरिया की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक वायबल बिजनेस आइडिया है। द 10th of July 2008 को उन्होंने फूडीबे लॉन्च किया। शुरू में ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट एग्रीगेटर और डायरेक्टरी थी जहां आप मेन्यूज़, यूज़र रिव्यूज़ और रिकमेंडेशंस देख सकते थे। फाउंडर्स खुद रेस्टोरेंट्स के बाहर खड़े होकर मेन्यू कार्ड्स कलेक्ट करते थे और उन्हें स्कैन करते थे। दिल्ली एनसीआर से शुरू होकर सिर्फ 9 महीने के अंदर फूडीबे दिल्ली का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में एक्सपेंशन शुरू किया। दीपिंदर गोयल ने 2009 में अपनी हाई पेइंग कंसल्टिंग जॉब छोड़ दी ताकि वो फूडीबे पर फुल टाइम फोकस कर सके, हालांकि उनके पेरेंट्स इस डिसीजन से काफ़ी डरे हुए थे। सेक्शन 2, रीब्रांडिंग लॉजिक, फूडीबे से ज़ोमैटो तक का सफ़र। 2010 में एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया गया जिसने ब्रांड की ग्लोबल आइडेंटिटी को हमेशा के लिए बदल दिया। फाउंडर्स को रियलाइज़ हुआ कि अगर उन्हें इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपेंशन करना है तो फूडीबे नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग और ईबे के साथ पोटेंशियल ट्रेडमार्क कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर सकता है। उन्हें एक ऐसा नाम चाहिए था जो कैची हो, शॉर्ट हो और जिसके डोमेन नेम आसानी से अवेलेबल हों। दीपिंदर ने ज़ोमैटो नाम चुना जो कि टमेटो वर्ड से इंस्पायर था। इसके पीछे का विजन सिंपल था, टमेटो हर क्यूजीन में यूनिवर्सल है और ज़ोमैटो एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता था जो फूड और लाइफस्टाइल के साथ क्लोजली लिंक हो। नवंबर 2010 में रीब्रांडिंग कंप्लीट हुई और इसी दौरान उन्होंने अपनी पहली मोबाइल ऐप लॉन्च की। मोबाइल ऐप का आना ज़ोमैटो के लिए एक कैटलिस्ट साबित हुआ क्योंकि स्मार्टफोन बूम के साथ यूज़र्स के लिए रेस्टोरेंट डिस्कवर करना और मेन्यूज़ चेक करना ऑन द गो हो गया। 2011 में इन्फो एज इंडिया ने ज़ोमैटो में $1 मिलियन इन्वेस्ट किया, जो कंपनी का पहला बड़ा एंजल अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट था। इसके बाद ज़ोमैटो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका डेटा कलेक्शन मॉडल इतना रोबस्ट था कि उनकी टीम्स शहरों में हर गली का मेन्यू कलेक्ट करती थी, जिससे उनकी प्लेटफॉर्म पर डेटा की फ्रेशनेस स्विगी या किसी और कंपेटिटर से बेहतर होती थी। सेक्शन 3, पाइवट टू फूड डिलीवरी, 2015 की अग्रेसिव शिफ्ट।
दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेबिलिटी सबसे बड़ी क्वालिटी है। 2015 तक जोमेटो एक सक्सेसफुल डिस्कवरी एंड रिव्यू प्लेटफॉर्म बन चुका था जो एड से रेवेन्यू जनरेट करता था। लेकिन मार्केट की डायनामिक्स बदल रही थी। स्विगी जैसे नए प्लेयर्स इंडिया में आ चुके थे जो सिर्फ रेस्टोरेंट का रास्ता नहीं दिखाते थे बल्कि खाना आपके दरवाजे तक डिलीवर भी करते थे। जोमेटो के पास डेटा था, यूजर्स लेकिन ट्रांजैक्शन कंट्रोल नहीं था। दीपिंदर गोयल ने रियलाइज़ किया कि अगर उन्हें स्केल करना है तो उन्हें डिलीवरी के गंदे और मुश्किल लॉजिस्टिक्स मार्केट में यूटर्न हाई होगा। 2015 में जोमेटो ने इंडिया में फूड डिलीवरी लॉन्च की। ये एक मैसिव ऑपरेशनल शिफ्ट था। पहले उन्हें सिर्फ एक वेबसाइट और ऐप मैनेज करनी थी, अब उन्हें हज़ारों डिलीवरी पार्टनर्स का एक मैसिव फ्लीट और रियल टाइम लॉजिस्टिक्स नेटवर्क हैंडल करना था। इसी पाइवट के दौरान जोमेटो ने ग्लोबल लेवल पर भी बड़े बेट्स खेले। उन्होंने यूएस बेस्ड अर्बन स्पून को एक्वायर किया जो उनके ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ाने की कोशिश थी। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑपरेटिंग कॉस्ट्स और कंपटीशन इतने ज़्यादा थे कि बाद में जोमेटो ने 10 से ज़्यादा ओवरसीज सब्सिडरीज को लिक्विडेट कर दिया और अपना पूरा फोकस इंडियन मार्केट पर शिफ्ट कर लिया जहां ग्रोथ की पोटेंशियल सबसे ज़्यादा थी। ये डिसीजन कैपिटल एलोकेशन के लिए बहुत क्रिटिकल था क्योंकि इंडिया में स्विगी के साथ एक एग्जिस्टेंशियल वॉर शुरू हो चुकी थी। सेक्शन 4 द वॉर फॉर मार्केट शेयर उबर ईट्स एक्विजिशन। इंडिया का फूड टेक मार्केट ईयर 2017 से 2019 के दौरान एक ब्रूटल बैटल ग्राउंड बन गया था। तीन बड़े प्लेयर्स स्विगी, जोमेटो और उबर ईट्स हैवी डिस्काउंटिंग के साथ मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मैसिव लॉसेस EBITDA नेगेटिव झेल रहा था। उबर ईट्स इंडिया का बिजनेस ग्लोबली सिर्फ 3% ग्रोस बुकिंग्स कंट्रीब्यूट करता था लेकिन 25% लॉसेस ड्राइव कर रहा था। जनवरी 20, 2020 को जोमेटो ने एक मास्टरस्ट्रोक एक्विजिशन किया। उन्होंने उबर्स फूड डिलीवरी बिजनेस उबर ईट्स इंडिया को एक्वायर कर लिया। ये एक ऑल स्टॉक डील थी जिसमें उबर को जोमेटो में 9.99% स्टेक मिला। इस एक्विजिशन ने जोमेटो को इकोनॉमी ऑफ स्केल प्रोवाइड की। जब एक मार्केट में प्लेयर्स कम होते हैं तो प्रीडेटरी प्राइसिंग और डीप डिस्काउंटिंग कम हो जाती है जिससे पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी साफ होने लगता है। स्विगी और जोमेटो ने 2019 के एंड से फ्री डिलीवरी बंद कर दी थी ताकि प्रॉफिट्स पर फोकस किया जा सके। सेक्शन 5 द लॉजिस्टिक्स मोड हाइपरपर और B2B सप्लाई चेन। जोमेटो की सक्सेस सिर्फ डिलीवरी बॉय और यूज़र ऐप तक लिमिटेड नहीं है, इसका असली मोड कंपेटिटिव एडवांटेज उसके सप्लाई चेन में छुपा है। दीपिंदर ने रियलाइज़ किया कि रेस्टोरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वालिटी और कंसिस्टेंसी है। 2018 से 2019 के दौरान उन्होंने हाइपरपर लॉन्च किया। हाइपरपर जोमेटो का B2B वर्टिकल है जो रेस्टोरेंट्स को फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, पोल्ट्री और पैकेजिंग मटेरियल्स सप्लाई करता है। हाइपरपर के वेयरहाउसेस फार्मर्स से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करते हैं जिससे क्वालिटी चेक कंट्रोल में रहता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन रेस्टोरेंट्स को जब रिलायबल सप्लाई मिलती है तो वो जोमेटो प्लेटफॉर्म से स्टिक हो जाते हैं। क्वालिटी ट्रस्ट जोमेटो रेस्टोरेंट्स को हाइजीन बैजेस दे सकता है बेस्ड ऑन उनके रॉ मटेरियल सोर्सिंग फ्रॉम हाइपरपर। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन FY25 में हाइपरपर का रेवेन्यू 6,196 करोड़ रुपीस क्रॉस कर गया जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का एक बड़ा चंक बन चुका है। हाइपरपर ने रेस्टोरेंट डिस्कवरी और डिलीवरी को एक क्लोज्ड लूप इकोसिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। सेक्शन 6 द क्विक कॉमर्स गैम्बल ब्लिंकिट एक्विजिशन स्टोरी। 2022 में जोमेटो ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा और रिस्की बेट लिया, ब्लिंकिट फॉर्मली ग्रोफर्स का एक्विजिशन। क्विक कॉमर्स जहां 10 to 20 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर होती है, इंडिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट बन रहा था। जोमेटो ने ब्लिंकिट को 4,447 करोड़ रुपीस टिल $568 मिलियन में एक्वायर किया। शुरू में इन्वेस्टर्स ने इस डील को क्रेजी और डिजास्टर कहा था। द क्रिटिसिज्म ब्लिंकिट हर महीने 100 से 150 करोड़ रुपीस बर्न कर रहा था और जोमेटो खुद भी प्रॉफिटेबल नहीं था। एनालिस्ट्स ने कहा कि डूबती हुई कंपनीज को मिलाने से एक बड़ा जहाज नहीं बनता। द सिनर्जी लेकिन दीपिंदर ने देखा कि फूड डिलीवरी फ्लीट सुबह 8 से 11 और दोपहर में आइडल रहती है जबकि ग्रोसरी ऑर्डर्स की डिमांड सुबह सबसे ज़्यादा होती है। ब्लिंकिट की इंटीग्रेशन ने जोमेटो के इकोसिस्टम को हाइपर लोकल एफिशिएंसी दी। डार्क स्टोर्स माइक्रो वेयरहाउसेस को रेजिडेंशियल एरियाज के पास रखा गया जिससे 10 मिनट डिलीवरी पॉसिबल हो सकी। आज ब्लिंकिट जोमेटो की टोटल वैल्यूएशन का एक मैसिव पिलर है और इसके मंथली ऑर्डर्स 3.5 मिलियन से बढ़कर 20 मिलियन से ऊपर चले गए हैं। सेक्शन 7 द रीब्रांडिंग टू अटर्नल लिमिटेड। फरवरी 2025 में जोमेटो लिमिटेड ने अपना कॉर्पोरेट नेम बदलकर अटर्नल लिमिटेड रखने का डिसीजन लिया। ये एक सिंबल था कि जोमेटो ऐप सिर्फ एक फूड डिलीवरी कंपनी नहीं रही बल्कि एक मल्टी बिजनेस होल्डिंग कंपनी बन चुकी है।
दीपेंद्र गोयल का विजन अटर्नल के पीछे ये है कि कंपनी रेजिलियंस और कंटिन्यूअस रीइन्वेंशन के साथ सदियों तक सर्वाइव करे। अटर्नल अम्ब्रेला के नीचे 4 में ब्रांड्स हैं। जोमैटो, इंडियाज लीडिंग फूड डिलीवरी बिजनेस। ब्लिंकिट, क्विक कॉमर्स लीडर। हाइपरपर, B2B रेस्टोरेंट सप्लाईज। डिस्ट्रिक्ट, गोइंग आउट एंड एंटरटेनमेंट वर्टिकल। इस रीब्रांडिंग ने इन्वेस्टर्स को एक क्लियर सिग्नल दिया कि जोमैटो ऐप स्विगी और बुकमाईशो दोनों के साथ मल्टीपल फ्रंट्स पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। सेक्शन 8, डिस्ट्रिक्ट ऐप टेकिंग ऑन बुकमाईशो। अगस्त 2024 में जोमैटो ने पेटीएम का एंटरटेनमेंट और टिकटिंग बिजनेस 2048 करोड़ रुपीस में एक्वायर किया। इससे उन्होंने एक नया सुपर ब्रांड लॉन्च किया, डिस्ट्रिक्ट ऐप आपकी गोइंग आउट लाइफ का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। इसमें आप मूवी टिकट्स, PVR, सिनेपोलिस और मराज सिनेमास के टिकट्स बुक कर सकते हैं। लाइव इवेंट्स, जोमैटो लाइव के कॉन्सर्ट टिकट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स और थिएटर परफॉर्मेंसेस बुक कर सकते हैं। डाइनिंग रिजर्वेशंस, रेस्टोरेंट्स में टेबल रिजर्व कर सकते हैं और बिल पे करके कैशबैक ले सकते हैं। लाइफस्टाइल सर्विसेज, सैलॉन्स बुक करना, स्पोर्ट्स कोर्ट्स, पिकलबॉल, क्रिकेट रिजर्व करना और शॉपिंग एक्सपीरियंसेस डिस्कवर करना। जोमैटो का एडवांटेज ये है कि उनके पास 10 मिलियन जोड़ एक्टिव यूजर्स का डेटा है, जिसे वो क्रॉस सेल करके आसानी से डिस्ट्रिक्ट पर ला सकते हैं। बुकमाईशो के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि जोमैटो के पास डीप पॉकेट्स और मैसिव यूजर फ्रीक्वेंसी है। सेक्शन 9, चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज, द डार्क साइड ऑफ स्पीड। कोई भी 1 लाख रुपीस क्रो की जर्नी बिना कंट्रोवर्सीज के कंप्लीट नहीं होती। जोमैटो ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी बैकलैश भी झेला है। 1, द 10-मिनट डिलीवरी डिबेट। जोमैटो और ब्लिंकिट की 10-मिनट डिलीवरी प्रॉमिस ने सेफ्टी और गिग वर्कर वेलफेयर पर एक नेशनल डिबेट छेड़ दी। क्रिटिक्स और यूनियंस का कहना है कि इतने कम टाइम में डिलीवरी करने से राइडर्स पर अनसेफ स्पीडिंग का प्रेशर बनता है। दीपेंद्र गोयल ने इससे डिफेंड करते हुए कहा कि 10-मिनट डिलीवरी स्टोर्स की डेंसिटी की वजह से है, न कि राइडर्स को तेज चलाने की वजह से। उन्होंने बताया कि एवरेज राइडिंग डिस्टेंस 2 किलोमीटर से कम होता है और एवरेज स्पीड सिर्फ 15 to 20 km रहती है। 2, गिग वर्कर्स स्ट्राइक, नाई 2025-2026। दिसंबर 31, 2025 को हज़ारों गिग वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। डिमांड्स, 40,000 रुपये मंथली मिनिमम वेज, 10-मिनट डिलीवरी मॉडल का खात्मा और ID ब्लॉकिंग के अगेंस्ट रूल्स। इम्पैक्ट, हालांकि जोमैटो ने क्लेम किया कि उनका ऑपरेशन अनअफेक्टेड रहा और उन्होंने रिकॉर्ड 7.5 मिलियन ऑर्डर्स डिलीवर किए, लेकिन यूनियंस ने इससे मनी एंड मसल पावर से दबाने का आरोप लगाया। 3, प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टॉक वॉलेटिलिटी। जोमैटो का स्टॉक एक ग्रोथ मोमेंटम स्टॉक है। जब Q3 FY25 में प्रॉफिट्स 57% गिरे ड्यू टू ब्लिंकिट इन्वेस्टमेंट, तो स्टॉक प्राइस 30% क्रैश हो गया। वैल्यूएशन अभी भी 400x PA रेशियो के पास है, जिसका मतलब है कि मार्केट फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा है। थोड़ी सी भी चूक स्टॉक प्राइस को बुरी तरह नीचे गिरा देती है। तो दोस्तों, जोमैटो अटर्नल लिमिटेड की जर्नी एक रेस्टोरेंट डायरेक्टरी से एक ग्लोबल लाइफस्टाइल टाइटन बनने की है। दीपेंद्र गोयल ने प्रूव किया है कि इंडियन फाउंडर्स भी कैपिटल एफिशिएंट तरीके से ग्लोबल स्केल पर compete कर सकते हैं। द की टेकअवे, जोमैटो इज नो लॉन्गर जस्ट अ फूड डिलीवरी ऐप। इट इज़ अ लॉजिस्टिक्स इंजन दैट इज डिजिटाइजिंग इंडियन कंजम्पशन। अगर उनका एग्जीक्यूशन इसी तरह अग्रेसिव रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब जोमैटो इंडिया की टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में शामिल हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या 10-मिनट डिलीवरी मॉडल ह्यूमनली पॉसिबल है या इसे बंद कर देना चाहिए? और क्या आपने डिस्ट्रिक्ट ऐप यूज़ किया? कमेंट्स में अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आया तो स्टार्टअप एंथुसियास्ट्स के साथ शेयर करें और ऐसी डीप केस स्टडीज़ के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।